सोने की जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन इस समय ज्यादा है और सोने की सप्लाई कम है। और सबसे बड़ी बात ये जो गिरावट आई है, जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो गिरावट आई है, कौन से वो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो इस समय सोने और चांदी के दामों को सबसे ज्यादा उन पर असर डाल रहे हैं? भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पहली बात तो अभी हुई नहीं। डिफेंस पैक्ट हुआ है, वो एक अलग बात है। अमेरिका अपने हथियार बेचना चाहता है। जो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हैं सोने में, जिन्होंने 70,000 या 80,000 पर खरीदा था, आज 1,20 और 1,30 तक भी चला गया, क्या थोड़ी सी अब प्रॉफिट बुकिंग कर लें? सोने में जो निवेश करना चाहता है वो लंबी अवधि के लिए करे। जिन कारणों से सोना और चांदी ऊपर और नीचे जाते हैं उन कारणों पर नजर रखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे सोने और चांदी के दामों की, जिसमें 4 नवंबर को आई है गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 861 रुपए गिरकर अब हो चुकी है, जो सबसे लेटेस्ट ताजा कीमत है वो है 1,19,916 रुपए। ये 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,19,916 रुपए। इससे पहले सोने की कीमत 1,20,777 रुपए थी। चांदी 3,500 रुपए कम हुई है और 1,45,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले यह थी 1,49,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर। 17 अक्टूबर को सोने और चांदी दोनों ने ही अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। 17 अक्टूबर को सोने की कीमत थी 1,30,874 और चांदी तब अपने ऑल टाइम हाई पर थी 1,78,100 रुपए पर। इस साल अब तक सोने की कीमत 43,000 बढ़ चुकी है और चांदी की कीमत जो है वो भी इस साल 59,000 रुपए बढ़ चुकी है। और अब क्या कीमत है वो आपके सामने है। लेकिन दो बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। इन घटनाओं के बाद अब सोने और चांदी के दामों में कितना बड़ा असर आने वाला है, फर्क पड़ने वाला है, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत को और FM टीवी के सभी दर्शकों को मेरा स्वर्ण भरा अभिनंदन। शरद जी, अब दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसे लेकर हमने पिछले कई दिनों में कई बार चर्चा की है। आपने कहा था ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात, यह मुलाकात काफी हद तक तय करेगी कि आने वाले दिनों में सोने चांदी के दामों पर क्या असर होगा, इनके बीच में टैरिफ वॉर कैसे चलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई और वो मलेशिया में कुआलालंपुर में हुई। राजनाथ सिंह और पीटर हेग्सेथ की मुलाकात हुई। भारत और अमेरिका के बीच में 10 सालों का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और धीरे धीरे करके हमने देखा बड़ा आराम से बिना बताए भारत ने रूस से तेल खरीदना थोड़ा सा कम किया और अमेरिका से तेल खरीदना थोड़ा सा ज्यादा शुरू कर दिया। यानी कि ट्रंप के पक्ष में धीरे धीरे हमने एक बैलेंस बनाना शुरू किया है, जिससे लग रहा है कि यह टैरिफ वॉर का अंत अब नजदीक है और बहुत सारी चीजें अब वो टैरिफ और ट्रेड वॉर वाली जो थी वो अब धीमी होनी शुरू हो गई हैं। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी 10% टैरिफ को और कम कर दिया उन्होंने, 57 से 47 पर वो ले आए। दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर काफी हद तक समझौते हो गए। पिछले 10-15 दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए आज आप क्या कहेंगे, कौन से वो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो इस समय सोने और चांदी के दामों को सबसे ज्यादा उन पर असर डाल रहे हैं? विशाल, देखिए, आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया है उसमें से एक घटना ने जरूर सोने और चांदी के दामों को प्रभावित किया है। वो है राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग साहब की मुलाकात। जो टेंशन बनी थी जिसके बाद सोना 4,381 डॉलर बल्कि पहुंच गया था। और वो इसलिए हो रहा था कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील और ट्रेड वॉर छिड़ गया था, तनातनी बन गई थी, उधर से रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके और इधर से टैरिफ की धमकियों को लेके। तो वो एक क्विक फिक्स सोल्यूशन, इसको मैं एक तो लास्टिंग सोल्यूशन नहीं मांगता हूँ, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मानता हूँ, फिलहाल का 1 साल का हल निकल गया है कि भाई हम 1 साल तक रेयर अर्थ मिनरल्स पे रोक नहीं लगाएंगे, आप 57 से 47% कर दीजिए। कोई बहुत बड़ा एहसान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर नहीं किया है, क्विक फिक्स सोल्यूशन है कि फिलहाल के लिए कर लेते हैं। तो पहली बात तो वो जो कीमत भागी थी $3,900 से लेके 4,381 तक, उसमें जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट था वो कुछ हद तक वो शांत हो गया। और अब आप देख रहे हैं, देखिए, आप जब सोने की कीमतें बताते हैं कल और आज पे, इस पे क्योंकि ज्यादातर FM टीवी के जो दर्शक है, मैं मानता हूं कि वो निवेशक हैं या छोटे इस्तेमाल करने वाले सोने को या सोने को निवेश के रूप में देखते हैं, उन लोगों के ज्यादा मतलब की बात मैं करूंगा। ये जो आप कल और आज, परसों ये हुआ, कल ये हुआ, इसको हम इतनी बारीकी से नहीं देखते। आपको याद होगा पहले भी मैंने इस बात पे जिक्र किया है कि सोने में जो निवेश करना चाहता है वो लंबी अवधि के लिए करे। ये छोटे टर्म पे जो आज की कीमत और कल ये थी और परसों ये थी, ये वो देखते हैं जो लोग सोने में ट्रेड करते हैं या जो लोग सोने का बिजनेस करते हैं, ज्वेलर्स हैं जिनको खरीदना है, भाई कल कम भाव पे आ गया, ज्यादा पे आया, वगैरह वगैरह। अब सोना आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि करीब $4,000 के आसपास आके वो स्टेबलाइज हो गया है। जब वहां से गिरा तो $3,900 तक गिरा, उसके बाद ये फिर रिकवर किया और रिकवर करके $4,025 $4,030 तक गया
कल भी $4024 तक आया था, अब फिर सेटल डाउन होके अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो $3992 $4000 के आसपास है। तो हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं विशाल, तो उसमें हम प्राइसेस को प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करके एक हम उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस बोलते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है जहां जाके रुक जाती है गिरावट, और रेजिस्टेंस होती है जिससे ऊपर कीमत अभी फिलहाल चढ़ नहीं रही है। तो वो लगभग लगभग 3950 और $4020-25 के बीच में आ रही है। तो इसको हम सपोर्ट लेवल में बताऊंगा आपको, वो जो दिख रहा है इस समय वो $3900 है। और रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि जिससे ऊपर अभी फिलहाल कीमत कुछ दिनों से दिवाली के आसपास बाद से नहीं जा पा रही है, वो है करीब 4000 और $4050 के बीच में। तो एक रेंज बाउंड, इसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट है। और ये एक साधारण मूवमेंट है। आप जब भी ऐसी कोई खबर ना भी हो तब भी सोने चांदी में जो व्यापार किया जाता है वो इसी एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चलता रहता है। आपको याद होगा जब सोने चांदी का सारा ये अंग्रेजी में बोलते हैं यूफोरिया, जब एकदम से बना था, जब कीमतें चढ़नी हुई थी, तो उससे पहले सोना एक रेंज बाउंड मूव में चलता था, किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। और जब इस रेंज में होता है किसी का ध्यान जाता भी नहीं है कि भाई उसी के आसपास कई दिनों से घूमे जा रहा है। परंतु जो बड़ा खेल सोने में चल रहा है वो ये चल रहा है कि एक लॉबी है जो कि सोने की कीमतों को बढ़ने नहीं देना चाहती। वो लॉबी माना जाता है कि अमेरिका में है, कुछ व्यापारी हैं अमेरिका में जो कि, या कुछ इन्वेस्टर्स हैं, या इसमें कोई तंत्र इन्वॉल्व है जिसका मैं यहाँ सीधी तरीके से नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सोने की कीमतों को दबा रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि ये सोने की कीमतें अगर इसी प्रकार चढ़ती गई तो हमारे जो डॉलर का दबदबा है, डॉलर की दादागिरी है, पहले भी हम इसका जिक्र, वो खत्म हो जाएगी। तो वो लोग सोने की कीमतों को नीचे गिराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, इधर क्या हो रहा है कि चीन, स्पेन, टर्की, ये देश लगातार सोने को खरीद रहे हैं। तो सोने की एवरेज इन्वेस्टमेंट पहले एक जमाने में टोटल वेल्थ का एवरेज इन्वेस्टमेंट 0.5% के आसपास होता था, आज ये बढ़ के 2-2.5 हो चुका है। और माना जा रहा है कि अगर ये 3 के आसपास जाएगा तो इसमें लगातार कीमतें ऊपर जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है विशाल अभी भी बुलिश है। आप लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में अभी भी 15-20% सोना हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लंबी अवधि के लिए रखें तो ये अभी भी ऊपर जाएगा, क्योंकि सोने की जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन इस समय ज्यादा है और सोने की सप्लाई कम है। और सबसे बड़ी बात, ये जो गिरावट आई है, जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो गिरावट आई है, आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इसको खरीद रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, भारत में रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, इसको सेंट्रल बैंक्स बोलते हैं। उन्होंने अभी भी आज भी उन्होंने बिकवाली नहीं करी है। ये जो गिरावट दिखी है ये स्पेकुलेटिव मार्केट में, और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है उन लोगों ने ये बेच के गिरावट आई है। ये सेंट्रल बैंक्स अगर बेचना शुरू करेंगे, जिसकी मुझे कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि डॉलर का भविष्य मुझे बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं दिखाई देता है। जिस प्रकार से नीतियां वहां से निकल के आ रही हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत ओवरऑल देखे जाए तो बहुत अच्छी हालत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था नहीं है। हालांकि शेयर मार्केट वहां की बम कर रही है, और वो शेयर मार्केट को मैं मानता हूं कि वहां पर S&P है, नैस्डैक है, उसको जबरदस्ती मेंटेन किया जा रहा है। एक बबल बिल हो रहा है, एक बबल बनता है ना, जैसे वहां पर 30 और 40 के बीच में पीई रेशियो हो गई है। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं है, तो इसलिए डॉलर की कमजोरी आने वाले पर समय आप बड़ी में इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि लाजमी एक है। बबल बन रहा है अमेरिका के स्टॉक मार्केट में, और हमने देखा है कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट में गिरावट का मतलब है कि आपको दुनिया के बाकी देशों में और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में फिर उसका असर देखने को मिलेगा। तो आपको लगता है कि ये बबल बर्स्ट कब होगा, ये बबल कब फटेगा, और अगर फटेगा तो क्या भारत उसके लिए तैयार है, या असर तो होगा ही है चाहे आप कितने भी तैयार हो जाएं? जी हाँ, कुछ ना कुछ तो असर जरूर होगा विशाल, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और कहा जाता है अमेरिका छींक मारता है, जुकाम लग जाता है बाकी की दुनिया को, सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर, कुछ ना कुछ असर तो जरूर होगा। सेंटिमेंट तो डिप्रेस होता ही होता है, पर क्योंकि पीई रेशियो वहां 30 और 40 में पहुंच गई है ऐसे हालात में, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था $38 ट्रिलियन लोन के नीचे है, अमेरिका में नई नौकरियां मुश्किल से बन रही है। सिर्फ एक निविडिया जो है वहां की कंपनी है जो कि AI चिप्स बनाती है, वो जरूर बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा उसकी मार्केट कैप पहुंच गई। उसको छोड़ दें अगर हम, तो बाकी की अर्थव्यवस्था की हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए डॉलर की मजबूती पर मुझे डाउट लग रहा है। इस कारण से विशाल मुझे लगता है कि जनवरी से मार्च तक जो क्वार्टर होगा 2026 का, वो क्वार्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आज तो राष्ट्रपति ट्रंप का एक तरह से मिनी टेस्ट भी है, वहां पर कुछ बाय इलेक्शंस हैं जगह जगह पर, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप की ऐसा माना जा रहा है अप्रूवल रेटिंग भी गिन के 36% तक आ गई है, जहां कहां एक दफे 47% होती थी, 42 है। माना जा रहा है कि अगर ये हार जाते हैं इलेक्शन, जो बाय इलेक्शंस हैं वहां पर,
तो मैं समझता हूं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ऊपर और भी प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। और आपने एक और बात कही, आपने कहा ये जो टैरिफ का सारा वॉर, ये कहीं ठंडा होने नहीं लगा है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पहली बात तो अभी हुई नहीं, डिफेंस पैक्ट हुआ है, वो एक अलग बात है। अमेरिका अपने हथियार बेचना चाहता है और आंतरिक बायलेटरल सुरक्षा दोनों देश चाहते हैं, भाई एक दूसरे का सहायता करके चले, अलाय बन के चले, वो एक अलग मुद्दा मैं मानता हूं, अच्छी बात है, बुरा कुछ नहीं है उसमें। परंतु ट्रेड डील पे बातचीत लगातार हफ्तों से चल रही है, काम हो रहा है। पर ये ट्रेड डील अगर हो भी जाती है, अच्छी बात है, अगर हो जाए तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स परेशान है विशाल। अगर ये ट्रेड डील हो भी जाती है तो इससे सोने की कीमतों पर उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका का व्यापार में वैश्विक स्तर पर आप देखें तो उसमें सोने का कोई इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है जितनी अमेरिका और चाइना की थी, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्था थी और उसकी टेंशन से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक खरीद रहे थे। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो या ना हो, इससे सेंट्रल बैंक्स ना तो और खरीदने वाले हैं ना वो बेचने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील एक अलग मुद्दा है, शेयर मार्केट को जरूर भारत की प्रभावित करेगा वो। अगर ये डील हो जाती है तो भारतीय शेयर मार्केट एकदम दौड़ पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अभी हम सोने चांदी की बात कर रहे हैं, तो सोने पे इसका उतना असर नहीं पड़ेगा। जो खतरे विशाल बने हुए थे जिसके कारण सोने और चांदी की कीमतें चढ़ रही थी, वो खतरे कुछ हद तक टले हैं टेम्परेरली। पर आप कहें कि वो जड़ से समाप्त हो गए हैं, ऐसा कतई नहीं है। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर, यहां हम लोग क्या है कि हम लोग यहाँ बिहार इलेक्शन में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि बाकी की दुनिया में क्या हो रहा है। रशिया यूक्रेन का वॉर और ज्यादा घमासान हो चुका है। न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात जगह जगह आ रही है। बिल्कुल। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, और भी देश कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक मैसेज है। ये सुनने में ऐसा लगता है क्या हुआ है, हथियार ही तो टेस्ट कर रहे हैं, पर साहब ये न्यूक्लियर हथियार है। और आप टेस्ट कब करते हैं किसी चीज को, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। आप टेस्ट कब करते हैं? जब आपको इस्तेमाल करना होता है, उससे पहले आप टेस्टिंग करते हैं, भैया कल को चलेगा नहीं चलेगा। ये बहुत ही खतरे की घंटे, इसलिए मुझे नजर आ रहा है विशाल, मैं कोई बहुत ज्यादा निराशावादी साउंड नहीं करना चाहता, मैं कोई एपोकलिप्टिक भविष्यवाणी या नहीं करना चाहता हूं, पर जो हालात मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सोने और चांदी को ऊपर लॉन्ग रन में ले जाते दिखाई दे रहे हैं। और टेम्परेरली जरूर थम गया तो मैं तो समझता हूं विशाल के जिन निवेशकों, उनको लग रहा था हमारी बस निकल गई, कि हमारे हाथ से मौका निकल गया, 4300 1,30,35,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, मुझे लग रहा है उनके लिए एंटर करने का एक अच्छा मौका है। आज हम 1,19,20,000 पे घूम रहे हैं और गिर के 1,18 आ जाता है, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है वो बस जो निकल गई थी उस बस में सवार होने का, परंतु लंबे वक्त के लिए। और मैं यहां पर आपके शो पर फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके जो भी निवेश करना है करें। हम लोग खाली एक न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं, जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। परंतु अच्छा मौका है मैं समझता हूं घुसने के लिए, और थोड़ा थोड़ा करके ले। जो व्यक्ति 2 से 5 साल के लिए लेके सोना रखेगा, जो हालात मैंने आपको बताए हैं, मैं नहीं चाहता कहीं युद्ध हो, मैं नहीं चाहता कहीं न्यूक्लियर वॉर हो, मैं नहीं चाहता ट्रेड वॉर यहां से बढ़े, मैं नहीं चाहता फिर टेंशन बढ़े, परंतु काश मेरे चाहने से और मेरे ना चाहने से ऐसा हो सकता, वो हो नहीं सकता। तो इसलिए जो हालात ये इशारा कर रहे हैं कि सोने और चांदी में अभी भी लॉन्ग टर्म में बहुत चाल बाकी है। अभी तो नवंबर की शुरुआत है, आप तो पहले क्वार्टर की बात कर रहे थे अगले साल में, मैं आपसे कह रहा हूं अभी नवंबर से लेकर 2026 के जो पहले 3 महीने हैं वहां तक अगर आप एक अंदाजा लगाना चाहें, अगर आप एक प्रिडिक्शन करना चाहें कि क्या क्या फैक्टर्स अगर ऐसे रहे तो सोने और चांदी के दाम प्रभावित होंगे। मान लीजिए ये ग्लोबल टेंशन आगे कम होती चली गई तो क्या, और अगर ये रशिया यूक्रेन का युद्ध आप कह लें या फिर न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग आप कह लें, इसी तरीके की बयानबाजी चलती रही तो स्थिति क्या होगी। दोनों स्थितियों का एक एनालिसिस कर लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि आज जो पैसा लगाने वाला है वो क्या सोचकर पैसा लगाए। देखिए, टेंशन मुझे यहां से पहली बात तो कम होती नजर आ नहीं रही है, पर यह सच है अगर कम होती है यहां से, तो देखिए हमने क्या किया। हमने तो, आपको याद होगा आप ही के चैनल पे पहले एक शो में मैंने कहा था कि आप बिना किसी एक्सपर्ट के, ये तो अच्छी बात है आपका चैनल एक्सपर्ट्स पकड़ पकड़ के लाता है, पर बिना किसी एक्सपर्ट के अगर आप जो फैक्टर्स हमने बताए जो सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करते हैं, अगर आप उन फैक्टर्स की अपने पास एक लिस्ट रखें और उन फैक्टर्स को निरंतर न्यूज की कसौटी पर कसते रहें कि क्या खबर आ रही है, इस फैक्टर की क्या न्यूज है, इस फैक्टर की क्या न्यूज है, तो आपको अपने आप सोने और चांदी का डायरेक्शन पता लग जाता है। इसमें आपको स्वयं भी आप पता लगा सकते हैं। तो ये तो आपने अपने सवाल का स्वयं ही जवाब दे दिया विशाल, देखा जाए तो। आपने कहा कि अगर हालात यहां से खराब होते हैं, न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, पर कहीं पर अगर इससे बढ़ के स्टेटमेंट आ जाती है और कहीं ये टेस्टिंग सामने आ जाती है, किसी को नुकसान पहुंचा देती है या कोई इससे प्रोवोक हो जाता है, इससे उत्साहित हो जाता है
और वो गलत कदम उठा लेता है, तो फिर तो सोने और चांदी की कीमतें यहां से दौड़ने लग जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टेप देखिए, अच्छी बात क्या हुई है विशाल, जो सोने और चांदी के शौकीन है, निवेशक है, उनके लिए बता रहा हूं मैं। अच्छी बात यह हुई है कि गिरा, परंतु यूएस और चाइना की 1 साल की ट्रेड डील के बावजूद ये उतना नहीं गिरा जितना पहले उम्मीद लगाई जा रही थी। सोना धड़ाम, अब तो सोने का सर्वनाश, अब तो सोना 1 लाख रुपए पे, अब तो सोना, कितने तरीके के सोशल मीडिया पे वीडियोस दिख रहे थे विशाल, कोई गिनती ही नहीं थी। अब सोने में जो चाल थी हो गई, सोने वालों को भारी नुकसान। मैं अगर आपको खाली थंबनेल के टाइटल्स पढ़ के सुनाऊं तो मुझे लगता है बाकी का शो उसी में चला जाएगा। परंतु देखिए, देखने वाली बात क्या है कि जो फंडामेंटल्स जिन पे सोना चलता है, आप उन पे ध्यान दीजिए। आप कहा सुनी पर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, जो फंडामेंटल्स है वो तो सबके सामने विदित है। तो गिरा, परंतु उतना नहीं गिरा। इसका मतलब ये हुआ कि जब सोना $3900 तक आया तो वहां पर बायर्स आ गए, वहां पर खरीदने वाले आ गए। और जो दूसरा बड़ा फैक्टर मैंने आपको बताया, उसको मैं दोहराना चाहूंगा यहां पर, कि सेंट्रल बैंक्स ने विशाल सोना नहीं बेचा, और सबसे बड़े बायर सेंट्रल बैंक थे, जो बड़े निवेशक थे सेंट्रल बैंक थे। करेंसी में हिस्सा सोने का, अपनी अपनी करेंसी में पहले 14%, 14-15% सोने का हिस्सा हुआ करता था करेंसी चेस्ट में। मैं एवरेज बात कर रहा हूं। इसको सेंट्रल बैंक बढ़ा के 20% तक ले जाना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि डॉलर पे से जो उनका विश्वास है, आज तक के दुनिया भर के करेंसी रिजर्व डॉलर से ज्यादा बने हुए होते थे, हरे हरे दिखाई देते थे, वो अब हरे से पीले होने लग रहे हैं। यानी उसमें से हरा, ग्रीन बैक जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसमें सोना अब अपनी जगह बना रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखिए, जब कहीं क्राइम होती है ना, तो उसको इन्वेस्टिगेट करा जाता है। उसमें एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स, उसको बोलते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जी, यानी कि जो परिस्थितियां बनी थी उस समय और जो परिस्थितियां बन रही हैं, किस हालात में ये घटना घटी, तो हम इसको सर्कमस्टांशियल, यहां पर हम उसको सिचुएशनल कह देते हैं, कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोने चांदी के दाम ज्यादा नहीं गिरने वाला। और चांदी में तो वैसे ही कंजम्पशन की डिमांड बनी हो, चांदी में थोड़ी स्पेकुलेशन ज्यादा होती है। आपको जो ये मूवमेंट दिखाई देती है ना, पहले भी मैंने जिक्र किया है, ये बहुत ज्यादा सट्टेबाजी सोने में होती है। तो छोटे निवेशकों को मैं सावधान करना चाहूंगा कि आप इन सट्टेबाजों की चाल में मत फंसे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लंबे वक्त के लिए निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। छोटे में तो रोज किसी दिन 4024, आज सुबह $4024 थी, अभी गिर के $3974 हो गई। आप देखिए किस प्रकार से ऐसे ये मूव करता है। आप उसको ग्राफ पे रखें तो ऐसे जैसे ईसीजी जैसे ऊपर नीचे होती है, ऐसे होता है। तो मैं सलाह दूंगा, आप लंबे वक्त के लिए सोने को लेकर सो जाइए, सोने को लेकर आराम से बैठिए, रोज रोज की चाल मत देखिए। अच्छी कीमतों पर थोड़ा थोड़ा सिप करके, चाय के प्याले की तरह सिप करके थोड़ा थोड़ा आप खरीदिए, और खरीद के लॉन्ग टर्म आप रखिए। अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी सलाह ले लीजिए, उनकी सलाह लेके आप निवेश करें। पर दुनिया भर में यही कहा जा रहा है कि सोना लॉन्ग रन में बुलिश है। अच्छा, आपने थंबनेल्स की क्योंकि बात की यूट्यूब पर और टाइटल्स की बात की, तो बहुत सारे थंबनेल ये भी कहते हैं कि आज सोना खरीद लो, 2026 में बेच देना, आज खरीद लो, 2027 में बेच देना। 2027 को लेकर बहुत सारे लोगों ने पहले प्रेडिक्शन किया था कि साहब 2.5 लाख भी चला जाएगा। अब मैं नहीं जानता कि कौन से फैक्टर 2.5 लाख तक ले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने इतने सारे फैक्टर्स पर चर्चा की है, आज जो खरीदता है, क्या उसको आज से 1 साल बाद, मान लीजिए हम नवंबर 2025 में बात कर रहे हैं, नवंबर 2026 से नवंबर 2027 तक, हालांकि आज की तारीख में कोई भी प्रेडिक्शन मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, क्या ऐसी कोई प्रेडिक्शन फिर भी हो सकती है जो बता सके कि अगले साल या 2 साल के अंदर क्या पहुंच जाएगा? क्योंकि 1 साल पहले कोई ये भी नहीं जानता था कि आज 1,20,000 या 1,30,000 तक होगा सोना। विशाल, अगर प्रेडिक्शन मुझे मालूम भी होगी और मेरे जहन में भी होगी, तो मैं उसको शब्दों में नहीं ला पाऊंगा, नहीं लाना चाहूंगा, 2 कारणों से। एक तो इस कारण से कि सोना जिन कारणों से चलता और गिरता है, वो कारण हमारे और आपके हाथ में नहीं है। ज्योतिषियों के लिए भी बहुत कठिन हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, निवेश की दृष्टि से मेरे लिए ये उचित नहीं रहेगा कि मैं सोने के दाम पर एक कीमत बता दूं कि आज 1,19,000 है, तो 1 साल बाद ये 2.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख। मुझे लगता है ये उचित नहीं रहेगा, ये सेबी की गाइडलाइंस का भी वायलेशन होता है। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं, अगर कोई समझना चाहे, कि जिन कारणों से सोना और चांदी ऊपर और नीचे जाते हैं, उन कारणों पर नजर रखिए। फिलहाल वो कारण ऐसे दिख रहे हैं विशाल, अब मैं आपकी बात का बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दे देता हूं। वो कारण इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि मुझे जल्द शांति जियो पॉलिटिकल आधार पर, बेस पर, या जियो इकोनॉमिक बेस पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक शांति नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग बहुत तरीके से इसको एनालाइज करते हैं,
अब क्योंकि वो शांति नहीं दिखा दे रही है तो आप खुद अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हो सकता है कि अगले 3 साल तक ये शांति ना आए, क्योंकि अभी ट्रंप साहब के और 3 साल बचे हुए हैं, वो शांति आने देंगे नहीं। बिल्कुल एनीबडीज गेस जैसे बोला जाता है। ट्रंप साहब तो खबरों में बने रहने के लिए मशहूर है। मेरे ख्याल शायद ही कोई दिन होता होगा जिस दिन ट्रंप साहब का कोई बयान, ट्रंप साहब कहां कर रहे थे, ट्रंप साहब किससे बात कर रहे थे, ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पे क्या बोला, मुझे नहीं लगता कोई दिन पिछले कई महीनों में ऐसा निकला है जिस दिन दुनिया भर ने ट्रंप साहब को याद नहीं किया। क्या करिश्माई पर्सनैलिटी उनकी है। आप जो भी कहना चाहें आप, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर उनको खबरों में बना रहना पसंद है। नजर रखिए, कुछ नहीं सारा ट्रंप साहब पे नजर रख लीजिए आप। मैं समझता हूं खुद अंदाजा लगा पाएंगे सोना चांदी कहां जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी प्रश्न है, जो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हैं सोने में, जिन्होंने 70,000 या 80,000 पर खरीदा था, आज एक 20 और एक 30 तक भी चला गया, क्या थोड़ी सी अब प्रॉफिट बुकिंग कर लें, या आप कहेंगे कि नहीं अभी बने रहिए, क्योंकि अभी तो टेंशन बरकरार है? देखिए, अगर आपके पास, ये डिपेंड करता है कि आपको अगर पैसे की अभी जरूरत है और आप प्रॉफिट, मैं तो इस बात का हक में हूं विशाल कि प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। पहले भी मैंने आपके यहां बोला था कि आप कुछ हद तक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट करिए, पार्टी वार्टी करिए, कुछ खरीदना है खरीदिए, कुछ खर्च करना है, छुट्टी पे जाना है, कोई बड़ा गाड़ी वाड़ी लेनी है, मकान लेना है, पता नहीं कितना सोना है, आप जितना जिस हिसाब से बेच रहे हैं कुछ बुक कर लीजिए, कुछ रखे रहिए। क्योंकि बुक करने से आपको एक तो ये तसल्ली, कॉन्फिडेंस आएगा, खुशी मिलेगी कि मैंने कुछ अपने निवेश पर कमाया। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है। और फिर ये मत सोचिए कि मेरे से ये इतना रह गया। मान लीजिए किसी ने अब 1,20,000 पे बेच दिया, ठीक है, और कल को फिर 1,30 हो गया, अरे यार मैंने क्या किया, मैंने 1,20 पे बेच दिया, रखे रखता तो 1,30 इतने। ये नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है जितना आपने प्रॉफिट कमाया वो आपका है, और आगे भी निवेश आप थोड़ा थोड़ा, जैसा मैंने कहा कि 20% के करीब आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स के माध्यम से या बार्स और कॉइन्स के माध्यम से आपके पास होने चाहिए। अब तो प्रीमियम भी उतना नहीं है जो प्रीमियम पहले, आपको याद होगा हमने बात किया था, जो एमसीएक्स की प्राइसेस में और सराफा बाजार की प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा था, वो प्रीमियम भी अब बहुत कम रह गया है। तो मैं समझता हूं आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। जो लोग निवेश करते हैं उनको लगातार सिप करके लेना चाहिए, लंबे वक्त के लिए रखना चाहिए, और उन कारणों पर नजर रखिए जो एफएम टीवी पे बार बार जिक्र किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप शरद कोहली साहब, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के सामने सोने और चांदी की कीमत और किस तरह से आगे के ट्रेंड नजर आ रहे हैं उस पर इतनी विस्तार से, इतनी खुलकर बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।